हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपको स्मार्ट इसी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था हमारा अनसॉल्व पेपर सन 2019, क्योंकि सन 2020 का पेपर हम पूरा समाप्त करा चुके हैं। आपने उसको देख लिया होगा। और देखो, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज एक आपका नया सेट शुरू होगा, यानी सेट नंबर 4। क्योंकि इस सेट में मैंने देखा बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं और इसमें जो क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं। हो सकता है कि सन 2021 में आपको देखने को मिले, इसलिए इनको बहुत ही अच्छे से आपको देखना है और इनको याद करना है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप इनको याद नहीं करोगे आप इसे लिख नहीं सकते हो। और आपको सबसे खास बात ध्यान रखनी है, वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक और शेयर करना है ताकि और विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो क्योंकि आज आपका ये पहला सेट है, यानी कि जो उसका चौथा सेट है उसका हम पहला पार्ट वर्क करने जा रहे हैं, इसलिए आपको बहुत ही अच्छी तरह इसको देखना है ताकि आप इसे समझ सकें, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019। क्योंकि सन 2000 के जितने भी सेट थे हमने उनको पूरा खत्म करा दिया है और इस समय आपका जो सन 2019 है उसका भी हम चौथा सेट डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा है? चौथा सेट है और सेट का नंबर है आपका 316 डीजे। क्या है? डीजे। तो डीजे बहुत ही अच्छा कोड है और मैंने काफ़ी अच्छी तरह से इसको देखा, पूरा सेट इसको देखा है और इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं बहुत ही अच्छे तरह से दिए हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इसलिए आपको इन क्वेश्चनों को बहुत ही बढ़िया तरह से देखना है, समझना है और याद करना है। क्योंकि हो सकता है कि सन 2021 में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको और सेटों की अपेक्षा देखा, बहुत ही अच्छा सेट है और इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं बहुत ही बढ़िया है। और मैं इसको बता चुका हूँ कि हो सकता है कि 2021 में आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज इसका पहला पार्ट है और जिसमें हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कह सकते हैं कि जो आपकी पहली बुक प्रोज है, जो आपकी पहली बुक प्रोज है उसके सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर दिए जाएंगे। और देखो, हम आपको बता चुके हैं कि हम उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं, यानी कि जिन चीज़ों को सिलेबस में हटा दिया गया है उनको हम डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि उनको डिस्कस करना बेकार में समय वेस्ट करना है। इसीलिए हम उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो मैं आंसर पेपर को ले लेता हूँ, जिससे कि यदि कोई क्वेश्चन हमको समझ में ना आए तो उसको हम समझ सकते हैं। वैसे जो मेरी जो क्लास है आप इसको बिना अनसॉल्व के भी समझ सकते हैं, क्योंकि जिन विद्यार्थियों के पास अनसॉल्व नहीं है उनके लिए भी ये क्लास बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें हर चीज़ हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो बढ़िया तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। चौथा सेट है आपका, ये बहुत ही अच्छा सेट है, मैं आपको बता चुका हूँ। और इसमें जो उसके क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने देख लिए हैं और बहुत ही अच्छी तरह से आप उनको समझना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 1। तो सेक्शन आपका ए है और इसका पहला ही पार्ट है ये। तो एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन, यानी एग्जाम में क्या होगा कि 2 पैसेज दिए होंगे और जिसमें से किसी आपको एक को उसके तीनों बिंदुओं को लिखना है, जिसमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन तीनों को डिस्कस करना है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। कितने का आता है? 10 मार्क्स का आता है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने देखो इसकी इंपॉर्टेंट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कर दी है एक्सप्लेनेशन की, और यदि कोई एक्सप्लेन छूट भी गया होगा तो अनसॉल्व के माध्यम से उसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि अनसॉल्व की क्लास और इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, केवल यदि आपने उनको भी अच्छी तरह से देख लिया, उनको भी तैयार कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूँ आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें 2 पैसेज दिए हुए हैं, हमने दोनों को इंडिकेट कर दिया। फर्स्ट पर है आई ट्राई टू एक्सप्लेन और लास्ट वर्ड है द बास्केट। तो बास्केट से समझ गए होंगे कि ये किस चैप्टर का है, ए गर्ल विद ए बास्केट, ठीक है। और जैसे विलियम सी डगलस ने इसको लिखा है, तो ये पहला ही चैप्टर है और पहला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता चुका हूँ, पहला, दूसरा और लास्ट के 2, यानी कि ये 4 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको एक पैसेज जरूर देखने को मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान से समझना। तो देखो, दूसरा वाला जो पैसेज है वो आपका आउट ऑफ सिलेबस है, यानी कि ये सिलेबस में से चैप्टर आपका हटा दिया गया है। ये हार्ट वाला जो चैप्टर है उसमें से लिया गया है, जैसे जेम्स सेल ने लिखा है, तो इसको हटा दिया गया है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे और हम केवल पहले वाले को ही डिस्कस करेंगे। तो देखो, और भी इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। मैं एक बार आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आई ट्राई टू एक्सप्लेन डैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, यानी कि लेखक कह रहा है उसको आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा था
दैट कि आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता हूँ। तो देखो बास्केट वर्ड आ गया इसमें, इससे पहचान सकते हो। बट extended the gratuity as a substitute, I realized at once what offense I had given that the child of 9। देखो child of 9 आ गया, 9 साल की लड़की, यानी इसीलिए उसने क्या किया कि दान के रूप में लड़की को कुछ सेंट दिए और लड़की ने कहा कि वह कोई भिखारी नहीं है और उसने लेखक का पैसा वापस कर दिया। तो इस तरह से हमने मुख्य रूप से क्या है इसको पहचानना। तो आपने पहचान लिया होगा कि ये पहला ही चैप्टर है ए गर्ल विद ए बास्केट और जिसे विलियम सी डगलस ने लिखा है। तो देख लेते हैं इसको। और देखो हमने आपको बताए थे कि हमने इसमें 2 ही आपको स्टेंजा बताए हैं इंपोर्टेंट, कि शुरुआत में से आए तो किसको लिखना है और अंत में से आए तो किसको लिखना है, ठीक है। और यदि आपने इसको बढ़िया तरह तैयार कर लिया तो ये भी हो सकता है कि एग्जाम में आपको देखने को मिले। तो मैंने आपको बताया था कि ये सेट नंबर 4 जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया सेट है। मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरह से देखा है। तो इसके जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया दिए हुए हैं, तो इनको आप बहुत ही अच्छी तरह से इनको याद करोगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है आपका रेफरेंस। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, यानी कि ये पंक्तियां ली गई हैं फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट। किससे ली गई हैं? ए गर्ल विद ए बास्केट, यानी कि टोकरी के साथ एक लड़की नामक पाठ से लिया गया है। रिटेन बाय विलियम सी डगलस, और इसे विलियम सी डगलस ने लिखा है। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है और आपको रेफरेंस समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट होता है कॉन्टेक्स्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम प्रसंग। क्या बोलते हैं? प्रसंग। तो देखो प्रसंग का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि मान लो आपने पूरा पैसेज पढ़ा, ये पैसेज आपने पूरा पढ़ा और पैसेज को आप एक रूप, छोटा सा रूप देकर आपको बताना है। जैसे कि मैं कहूँ कि हमने पैसेज को पढ़ा तो उसमें बताया गया है कि एक 9 साल की छोटी लड़की थी, उसके बारे में से वर्णन किया गया है। लेखक ने उसको कुछ पैसे दिए लेकिन उसने पैसे नहीं लिए क्योंकि वो स्वाभिमानी लड़की थी। तो ये बातें इसमें हमने बताई गई हैं। तो इनको हम किस में लिख सकते हैं? इसको हम कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। हेयर मिस, यहाँ का मतलब क्या है कि इस पैसेज में द ऑथर टेल्स, लेखक बताता है अबाउट रिफ्यूजी गर्ल, किसके बारे में बताता है? उस शरणार्थी लड़की के बारे में बताता है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, यानी कि गरीब होते हुए भी, इन स्पाइट मतलब क्या है? होते हुए भी या गरीब होने पर भी, द गर्ल हैड सेल्फ रेस्पेक्ट, यानी कि लड़की के अंदर क्या था? आत्मसम्मान था। क्या होते हुए? गरीब होते हुए भी। सो इसीलिए सी डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑथर्स मनी, इसीलिए उसने लेखक के पैसे को स्वीकार नहीं किया। तो बात समझ गए होंगे। मैंने वही बात बताई कि इसमें यह बताया गया है कि लड़की के अंदर आत्मसम्मान की भावना थी, इसलिए उसने लेखक का पैसा नहीं लिया। एक्सप्लेनेशन, अब इसमें इस बात को हम डिटेल में कह दें। जो बात हमने यहाँ छोटे रूप में कही है इसको हमको डिटेल में कहना है। किसके बेस पर? इस पैसेज के बेस पर। तो पैसेज में से आप सेंटेंस वर्ड के बेस पर सेंटेंस बना कर सकते हो, और यदि आपको समझने की क्षमता है तो सेंटेंस हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको दिमाग में रखिए। इस बेस पर आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो देखिए, देखते हैं। द ऑथर टेल्स, लेखक बताता है द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की को, दैट की ही डिड नॉट वांट टू बाई द बास्केट, कि वह टोकरी नहीं खरीद सकता है। यानी कि लेखक उस लड़की को बताता है कि वह टोकरी नहीं खरीद सकता है। बिकॉज मिस, क्योंकि, आई हैव नो रूम, उसने कहा कि मेरे पास जगह नहीं है। लेखक ने कहा उस लड़की से कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अब जगह नहीं है। सो इसीलिए ही गेव 15 सेंट एज ए चैरिटी, इसीलिए उसने 15 सेंट उसको दान के रूप में दिए। अब लेखक को उस पर दया आ गई लड़की पर, देखा उसकी कंडीशन देखे कि लड़की बड़ी गरीब है, आंखों में आंसू है, कपड़े फटे हुए हैं। तो लेखक को उस पर दया आ गई, उसने दया आ गई तो उसने उसको दान के रूप में 15 सेंट दे दिए टू द गर्ल, लड़की के लिए। बट द गर्ल डिड नॉट एक्सेप्ट इट, लेकिन लड़की ने इसे स्वीकार नहीं किया। बिकॉज, क्योंकि लड़की ने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि सी वाज नॉट ए बैगर, क्योंकि वह भिखारिन नहीं थी। द क्लॉथ ऑफ द गर्ल, लड़की के जो कपड़े थे, वाज टॉर्न, फटे हुए थे। सी वाज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब थी। सी वाज वेरी पुअर, दोबारा सेंटेंस लिख गया, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। इसको आप कट कर दोगे। सी वाज वेरी पुअर, सी वाज द एज ऑफ द स्टारवेशन, यानी कि जो लड़की थी वो भुखमरी की कगार पर
थी। शी ओनली वांटेड टू सेल हर बास्केट, वह अपनी टोकरी बेचना चाहती थी। सो इसीलिए शी रिटर्न द मनी टू द ऑथर एट दैट टाइम, इसीलिए उसने पैसा उसी समय लेखक को वापस कर दिया। सी बिहेव्ड, उसने व्यवहार किया लाइक ए ग्रेसफुल लेडी, एक प्रभावशाली महिला की तरह उसने व्यवहार किया। तो देखो यही बताया गया है, वो सब बातें इसमें आई थी। देखो एक बार देखो इसमें देखो स्टारवेशन शब्द आया है, तो स्टारवेशन देखो हमने ये लिया एज ऑफ स्टारवेशन, यानी कि पूरी बातें वही हैं इसमें जो पैसेज में हैं, और यही बातें होनी चाहिए। एग्जामिनर यही देखता है कि उसमें जो पैसेज में जो पॉइंट हैं वो एक्सप्लेनेशन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर उसको कुछ शब्द मैच खा जाते हैं तो वो समझ जाता है कि ये इसी पैसेज का है और बिल्कुल बढ़िया लिखा है, ठीक है। तो आपको इसको बहुत ही इस तरह समझना है, बहुत ही छोटे छोटे वाक्य हैं, 2-3 बार आप इनको पढ़ लोगे हिंदी बेस पर तो आपकी समझ में बहुत ही आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन भी देखो हमने इंडिकेट नहीं किया है, खाली इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन को। व्हाट डज ब्रेकिंग द रेगुलेशन ऑफ डोरा मीन्स, यानी कि जो डोरा का जो नियम है उसको तोड़ने का क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, डोरा का मतलब क्या है। तो देखो ब्रिटिश सरकार जो थी एक उसने नियम बनाया था कि बहुत ज़्यादा जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसके बाद कुछ ज़्यादा ही परेशानियां बढ़ गई थी, तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसने कुछ नियम बनाया था डोरा नाम का, कि हमको आज़ादी तो है लेकिन हमारी आज़ादी का नियम क्या है कि हमारी आज़ादी से किसी को दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मान लो हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र का मतलब ये नहीं है कि हम सबको परेशान करेंगे। तो ये बात आपके चैप्टर में उस समय आई है कि जब जो लेखक रेलगाड़ी में जा रहा था तो वो ये सोच रहा था कि जो सरकार ने नियम बनाया है डोरा नाम का, अब मैं इस नियम को यहाँ पर तोड़ सकता हूँ। क्यों तोड़ सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पर कोई मुझे रोक टोक करने वाला नहीं है। तो इसीलिए तो इस नियम को वहाँ पर इंडिकेट किया गया है कि डोरा का मतलब क्या था। तो ब्रेकिंग द रेगुलेशन ऑफ डोरा मीन्स, जो डोरा नियम था उसका अधिनियम का मतलब क्या है, इट स्टैंड फॉर द डिफेंस ऑफ द रियल एक्ट, यानी कि एक क्षेत्र अधिनियम के रूप में इसको यहाँ पर बनाया गया था सुरक्षा के लिए। एक सुरक्षा का जो क्षेत्र होता है, एक नियम होता है, उसलिए इस इसको बनाया गया था, क्षेत्र अधिनियम के लिए बनाया गया था। किसके लिए? डिफेंस के लिए, सुरक्षा के लिए बनाया गया था, या रक्षा कह सकते हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे की रक्षा होती रहे। दिस एक्ट गेव ग्रेट पावर, यानी कि इस जो नियम था, इस नियम ने क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा शक्ति दे दी थी द ब्रिटिश सरकार। किसके लिए? जो ब्रिटिश सरकार थी, मैंने आपको बताया था, उसके लिए बहुत ज़्यादा शक्ति मिल गई थी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम युद्ध के समय। यानी जब ये नियम बन गया था तो प्रथम इस युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार को बहुत ज़्यादा शक्ति मिल गई थी, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप इसको, जो कब हुआ था 1914 से लेकर 18 तक हुआ था जो युद्ध। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, देखिए, व्हाट इज द फिट टू कमांड एंड कंट्रोल अकॉर्डिंग टू जेम्स एलन, यानी कि ये सिलेबस में से आपके हटा दिया गया है ये क्वेश्चन। तो देखो इसको हमने डिस्कस नहीं किया है। अगला क्वेश्चन सी वाला देख लेते हैं क्या है। वाई वाज फतिक डियलिस थ्रू आउट द नाइट, यानी कि पूरी रात जो फतिक था वो क्यों ऊबता रहा, क्यों परेशान रहा, आप कह सकते हैं, क्यों बुदबुदा रहा था। वो बुदबुदाने से मतलब होता है कि जब व्यक्ति बीमार होता है तो उसके अंदर से बहुत सारे वर्ड निकलते हैं और उसके वर्ड को समझ में नहीं आते कि वो क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। बहुत सारे वर्ड ऐसे निकलते हैं जब व्यक्ति का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, यानी कि जब जैसे बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ता है व्यक्ति को, तो उसके अंदर से बहुत सारे वर्ड निकलते हैं जिनका मीन कोई नहीं होता है। तो वही कंडीशन किसकी थी? वही कंडीशन फतिक की हो रही थी। कब? जब उसको बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ा था। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन बेस पर हमने आंसर लिखा है, जिसको दोनों ही क्वेश्चन हमने क्वेश्चन बेस पर आंसर लिखे हैं। 2 बार पढ़ लेना चाहिए, आपकी समझ में बहुत ही आसानी से आ जाएगा, ठीक है। बुक का लेवल होता है उससे थोड़ा हमने हटके लिखा है ताकि आप इसे समझ सकें। तो फतिक वाज डिलीरियस थ्रू आउट द नाइट, यानी फतिक जो था पूरी रात
दुखी रहा, परेशान रहा कह सकते हैं, बिकॉज क्योंकि ही हैड ए ग्रेट फीवर, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बुखार से पीड़ित था, उसे बहुत ज़्यादा बुखार था कह सकते हैं। एंड ही वाज थिंकिंग, और वह सोच रहा था अबाउट हिज मदर, और वह अपनी माताजी के बारे में सोच रहा था कि माँ से कैसे मिलूँगा, भाई से भी मिलना है ना, और बढ़ा सकते हैं अपनी माँ और भाई से मिलने के लिए वह परेशान था। तो ये सब विचार उसके दिमाग में आ रहे थे, इसीलिए वो क्या था, वो बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा दुखी था कह सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों ही क्वेश्चनों को देखो हमने बहुत अच्छी तरह से लिखा है और हम आपको बता चुके हैं कि इस सेट के क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया हैं, आप इनको बहुत ही अच्छी तरह से याद करोगे, ठीक है। आगे आता है फिल इन द ब्लैंक्स। देखो आपके इसमें 4 होते हैं, लेकिन हमने 2 ही इंडिकेट किए हैं क्योंकि 2 आपके आउट ऑफ सिलेबस थे, इसलिए हमको इनके इंडिकेट नहीं किया है, ठीक है। तो देख लेते हैं इनको हम। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड, यानी कि दे लिव्ड, दे माने वे, लिव्ड माने रहते थे, शेड्स जो बाड़े होते हैं जिनको हम टेंट कह सकते हैं, डेट लाइंड द स्ट्रीट, जो गली नुमा बने हुए थे, यानी एक गली होती है तो इधर आपके टेंट बने हुए हैं और दोनों साइडों से बने होते हैं, तंबू लगा के बना लेते हैं। तो वो किस चीज़ के बने हुए थे, एक तो कपड़े के बने हुए थे, अब कपड़े के साथ देखो आयरन लोहे के थे, स्टोन के थे, सीमेंट के थे या ग्रास के थे। तो जो गरीब आदमियों के जो झोंपड़े होते हैं वो ना तो किसी लोहे के बने होते हैं, ना पत्थर के, ना सीमेंट के, किसके बने होते हैं, घास और कपड़ों के ही बने होते हैं। टेंट बनेगा कपड़े का और छप्पर बनेगा घास का, घास फूस का। तो किसका आएगा इसमें, ग्रास शब्द का आ जाएगा इसमें, ठीक। द ओल्ड फैमिली सिस्टम, जो पुराने पारिवारिक जो नियम थे, इज खाली जगह इटसेल्फ टू द प्रेजेंटिंग डे कंडीशन, किसको प्रस्तुत करते हैं, एडेप्टिंग, अपोजिंग, स्वीटिंग, कंपोजिटिंग। तो इसमें एडेप्टिंग शब्द आपका आ जाएगा, जिसको आप बहुत ही ज़्यादा स्वीकार करना होता है, एडोप्ट मीन्स मानना कह सकते हैं। तो इस तरह से आपका इसमें एडेप्ट आ जाएगा, बहुत ही आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि क्वेश्चन की कंडीशन देख के ही हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा शब्द भर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप 2-3 बार अच्छे से पढ़ लिया करें ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और जैसे ही आपको वर्ड दिखाई दे आप उसको फ़ौरन उसमें फिल कर दें बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से समझ लिया होगा। तो देखो हमने देखा जाए तो इस वीडियोज़ में कम से कम आपका 19-20 नंबर का पेपर डिस्कस किया है, और यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपके ये 19-20 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है ना, बहुत ही आसानी से। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो सेट है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरह से आप समझोगे। इसके अतिरिक्त तो और कोई सेट होगा बढ़िया तो उसको भी हम आपको बताएंगे। अभी तक देखो हमने आपको बहुत सारे सेट को नहीं बताया, लेकिन इसके जो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया थे, इसलिए आप इनको बहुत ही बढ़िया तरह से तैयार करोगे। वैसे तो आपके लिए सभी सेट जो भी हैं इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही हैं क्योंकि आप वो हमारा बताने का फ़र्ज़ है, इसलिए हमने बता दिया है, ठीक है। और अब तो आपका जो होली का जो फेस्टिवल है वो भी समाप्त हो चुका है। अब आपको होली की जो बातें थी उनको दिमाग से निकाल के और पढ़ाई में दोबारा से वहीं से कनेक्ट करना है जहाँ से आपने उसको छोड़ा था, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, नहीं तो बहुत सारे बिंदु आपसे छूट जाएंगे। सबसे खास बात, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।